Hello guys, this is Ankur Rathi and I am again with you after a period of 10 days. तो इन 10 दिन में मैं कहाँ रहा, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाया, आपके मैसेजेस का भी जवाब नहीं दे पाया। इस दौरान मैं कहाँ रहा और क्या किस प्रोसेस से गुजरा वो मैं सब आपको बता देना चाहता हूँ पहले। तो ये जो प्रोसेस था एक्चुअली गाइस 18 अगस्त को मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया और मेरी टेस्टिंग हुई और टेस्टिंग होने के बाद मुझे आइसोलेशन में 10 दिन के लिए रखा गया, जहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ। उस ट्रीटमेंट के दौरान जो चीज़ें हुई वो सारी चीज़ें मैं आज आपसे शेयर करूँगा। इसका ट्रीटमेंट कैसे हुआ, किस तरीके से डिटेक्ट होता, और भी कई पहलुओं पे हम बात करेंगे। अभी मैं आपको बता दूँ 27 अगस्त की शाम को मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ और मैं पूरी तरीके से हेल्दी हूँ और अब कोरोना नेगेटिव हूँ। ठीक है, तो अब मैं फिर से अपना एक्सपीरियंस लेके आपके सामने आया हूँ। तो गैस देखिए, हम जो बात करेंगे आज इस पे पूरी डिटेल से बात करेंगे। बहुत अनसुलझे क्वेश्चन हैं आप लोगों के सामने, बहुत सारी चीज़ें हैं, आइसोलेशन है, लोगों को गवर्नमेंट उठा के ले जाती है, सीज़ कर देती है, पता नहीं कहाँ पे रखती है, कैसे रहती है, क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे टेस्टिंग करवाए, वो सारे पहलुओं पे आज हम बात करेंगे। तो देखिए मैं वन बाय वन सारे एस्पेक्ट्स इस इशू से रिलेटेड लूँगा। सबसे पहले कि क्या है कोरोना, और दूसरी चीज़ मैं आपके सामने बताऊंगा कैसे इसके सिम्टम्स आते हैं, कैसे हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। इस ट्रीटमेंट में आइसोलेशन और क्वारंटाइन के बारे में मैं बात करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस जो है, कोरोना एक डिजीज़ है जो वायरस से फैलती है, जिसे फॉर्मली इसका नाम है कोविड-19 जिसे हम कहते हैं। क्लियर? तो ये वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है जो अब तक की सबसे खतरनाक बीमारी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि ये टच करने से भी फैल रही है। इवन आप नॉन लिविंग थिंग्स को अगर आप टच करते हो तो अगर कोई नॉन इन्फेक्टेड आदमी उसका यूज़ करता है तो उससे भी संभावना है इसकी फैलने की, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा घातक है। खैर, अब बात करते हैं कि कैसे इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता लगे आपको कि कोरोना वायरस या कोरोना पॉजिटिव है आप, या आपके अंदर वायरस आ गया। ये चीज़ें क्या सिम्टम्स दिखते हैं इसके। देखिए, पूरे वर्ल्ड में ये पूरी वर्ल्ड इससे परेशान है, लाखों करोड़ों लोग इससे पीड़ित है, लाखों में मौत हो चुकी है लोगों की, और बहुत कैजुअल्टीज़ रेगुलरली हो रही है और लगातार ये बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 35 लाख लोग अभी तक इसमें कोरोना पॉजिटिव है, और जिसमें रिकवरी रेट स्टार्टिंग में बहुत ख़राब था, लेकिन अब रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। ये अच्छी चीज़ है एक, और लगातार ये केस बढ़ रहे हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन में ये केस बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है रिकवरी हो रही है, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। देखिए, इसके जो सिम्टम्स है प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ गुजरी और मैं इस प्रोसेस से गुजरा वो प्रोसेस आपको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, इसका बेसिकली 3-4 चीज़ों को, इसे सिम्टम्स इसके कहे जाते हैं, जो लक्षण कहे जाते हैं। पहली चीज़ बुखार, दूसरी कोल्ड यानी कि जुखाम, और तीसरी कफ यानी कि खांसी आना, गले में खराश होना। एक और सिम्टम है जो सामान्यतः नहीं देखा जाता, वो देखा जाता है जिनके अंदर कुछ पहले से बीमारी है या बहुत सीवियर कोरोना है लंबे समय से, वो है सांस की प्रॉब्लम। अगर उन्हें सांस नहीं आ रहा या सांस लेने में प्रॉब्लम है तो वो एक लक्षण भी देखा जाता है। ये 4 बेसिक लक्षण हैं इसके, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली कि ऐसा नहीं है कि जिनके अंदर ये लक्षण नहीं है वो पॉजिटिव नहीं पाए गए, ऐसा भी नहीं है कि जिनके अंदर ये लक्षण है तो वो पॉजिटिव ही है। मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स के साथ काम कर रहा हूँ एज अ सब इंस्पेक्टर, तो बहुत लोगों का हमारे यहाँ पे टेस्ट हुआ है, बहुत लोग मेरे सामने टेस्टेड हुए हैं, बहुत लोग उस प्रोसेस के दौरान मेरे साथ रहे हैं, तो मेरी सबसे बात हुई है। इस चीज़ों पे मैंने बड़े ध्यान से रिसर्च किया है और वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको फीवर है या कोल्ड कफ है तो कोरोना 100% है, नहीं। देखिए, वायरल एक तरह का वायरल आप नॉर्मली देखते होंगे, फ्लू वगैरह नॉर्मल हो जाता है, खांसी जुकाम जिसे हम देसी भाषा में बोल देते हैं, या नॉर्मल वायरल फीवर हो जाता है हमें, वो सारे लक्षण भी आ जाते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना ही है, वो वायरल फीवर हो सकता है,
टाइफाइड हो सकता है। कंपलसरी नहीं है कि कोरोना है, पहली चीज़ तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, इसके सिम्टम्स स्पेसिफिक नहीं हैं बच्चों, या आप जो भी कोई सुन रहा है, क्योंकि स्पेसिफिकली मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नहीं बना रहा, ये तो सबके लिए है, तो इसमें जो इसके सिम्टम्स है वो स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि सिम्टम्स बहुत डाइवर्सिफाइड है। कभी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, कभी आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी पॉजिटिव आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे साथ का ये ऑफिसर, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना कोई लक्षण था, बस केवल हल्का सा पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द था, तो उसने टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव रहा। दूसरा, एक और ऑफिसर जिसका टेस्ट हुआ, उसको कोई सिम्टम्स नहीं थे, ना खांसी, ना जुकाम, ना बुखार, ना कोई दर्द किसी तरह का, लेकिन उसने टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव पाया गया। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे हमारे साथ जिन्हें कोल्ड और कफ, अच्छे खासा कोल्ड और कफ था, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव आए। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे जिन्हें एक एक हफ्ते तक लगातार बुखार आया, फीवर आया, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए। इसका मतलब है उन्हें वायरल फीवर है या फिर टाइफाइड है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर किसी को फीवर है। ये सीज़न ऐसा होता है, इन्फेक्शियस बहुत ज़्यादा है ये, तो इस सीज़न में बहुत इन्फेक्शन होता है आपको, और तरह तरह के नॉर्मल फ्लूज़ आपके साथ जुड़ जाते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, वो तो उसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़, ये बात हो गई सिम्टम्स की। अब हम बात कर लेते हैं किस तरीके से हम, अगर हमें सिम्टम्स है तो किस तरीके से हम टैकल करें इसे। देखिए, अगर आपको सिम्टम्स है, पहली चीज़, डरना बिल्कुल नहीं है इससे, ठीक है। ये एक बीमारी है और इस बीमारी को ट्रीट करोगे, इसका इलाज कराओगे, जब ही ये सही होगी, अदरवाइज़ ये सही नहीं होगी। आप ऐसे समझ के चलिए, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोई भी लक्षण आ रहा है, आप डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाइए। आप प्राइवेट डॉक्टर एफर्ट नहीं कर सकते तो आप गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जाइए। और मेरी अपनी राय है कि आप प्राइवेट डॉक्टर के पास ना जाके गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, ठीक है। एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना के नाम पे आप देख ही रहे हो किस तरीके से क्या इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है, और दूसरी चीज़, कोई रिलायबिलिटी भी उनकी नहीं है। जबकि सरकारी में अगर आप जाओगे उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है और फ्री ऑफ कॉस्ट है वो टेस्टिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना टेस्ट कराना है जाके, ठीक है। इस टेस्ट की बात कर देता हूँ। देखिए बच्चों, आई एम सॉरी बच्चों मैं बोल रहा हूँ, मुझे एक हैबिट हो चुकी है, क्योंकि रेगुलरली मैं एजुकेशनल लेक्चर बनाता हूँ अपने, तो जो भी लोग, जो भी मेरे दोस्त इस चीज़ को सुन रहे हैं उनके लिए, तो आप लोग एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि क्या है टेस्ट, कितने तरह के टेस्ट है, क्या किस तरीके से इसका टेस्ट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, इसके कुल इंडिया में 4 टेस्ट चल रहे हैं, इंडिया में और इंडिया से बाहर भी 4 टेस्ट इसके चल रहे हैं, जिसमें से 2 टेस्ट को बड़ी पॉपुलैरिटी मिली है और हम लोग उस टेस्ट को जानते हैं, ठीक है। इनकी बात अगर मैं बात करता हूँ तो चारों टेस्ट की मैं बात करता हूँ। सबसे पहला टेस्ट जो है RT-PCR टेस्ट है, RT-PCR, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अगर मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो इसकी फुल फॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट है। क्लियर है। ये एक आपको कुछ याद नहीं रखना है, क्या जो कंपटीशन का स्टूडेंट है वो तो याद रख सकता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। क्या ये एक RT-PCR के नाम से जाना जाता है। ये टेस्ट वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा रिलायबल माना जाता है। क्यों माना जाता है ये मैं बताता हूँ। इस टेस्ट में आपसे 2 सैंपल लिए जाते हैं, एक तो गले से और एक नाक से, नॉस्ट्रल सैंपल, और एक थ्रोट सैंपल जो है उसमें आपका सलाइवा निकाल के रख लिया जाता है। ये सलाइवा लेबोरेटरीज़ में जाता है और इस सलाइवा की फिर सफाई होती है केमिकल्स डाल के। इसमें से फैट्स और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब हटा दिया जाता है और RNA को ढूंढा जाता है, RNA, जिससे कि वायरस का डिटेक्शन होता है। तो जो आपका सैंपल आया उसमें RNA को डिटेक्ट करते हैं, RNA को एनक्रिप्ट करते हैं मशीन में, फिर उसके बाद पता लगता है कि आपके अंदर ये वायरस है या नहीं। तो ये इसका तरीका है टेस्टिंग का। आप इस टेस्ट को करा लीजिए। अगर जैसे कि आपको कोई लक्षण है तो आप इस टेस्ट को करा सकते हैं, लेकिन इस टेस्ट की कुछ डिसएडवांटेज है। एक, इसकी रिपोर्ट जो है 4-5 दिन, मिनिमम 4-5 दिन और 8 से 10 दिन भी लग जाते हैं इसकी रिपोर्ट में। इसके चुनिंदा लेबोरेटरीज है, बड़ी संस्थाएं इसे कर रही है, जैसे PGI वगैरह संस्था इसे कर रही है, ठीक है। तो इसमें टाइम बहुत लगता है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसकी एफिशिएंसी पे भी क्वेश्चन उठाए गए हैं और ऑफिशियली ये बात कही गई है
रिसर्चर ने या बहुत सारे एनजीओ जो इस पे काम कर रहे हैं उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है कि 30% इसके रिजल्ट जो है डेफिशिएंट है, यानी कि 30% तक इसके रिजल्ट में खामियां हैं। खामियां किस तरह की है, देखिए कि जो कोरोना वायरस आपके अंदर है और वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाती कई बार, या फिर आपके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण हैं और उस लक्षणों के बाद भी वो आपको डिटेक्ट नहीं कर पा रही, ऐसी प्रॉब्लम इसमें देखी गई है। ये टेस्ट सबसे पॉपुलर है, हालांकि वर्ल्ड में इसे सबसे ज़्यादा रिलायबल माना गया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, यानी कि इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों को ध्यान में रख के और जो बिल्कुल बेसिक यूनिट होती है आरएनए डीएनए उन पर फंक्शन करके ये टेस्ट किया जाता है। दूसरा टेस्ट अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ये है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। देखिए रैपिड टेस्ट बड़ा फेमस हो रहा है, रैपिड टेस्ट करा रहा हूँ, रैपिड टेस्ट मैंने ही कराया। रैपिड टेस्ट भी दो तरह के होते हैं, एक एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट, एक होता है एंटीजीन रैपिड टेस्ट। मैं दोनों आपको बताता हूँ। रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट, इस टेस्ट में क्या होता है, इसमें ब्लड सैंपल लेते हैं। ब्लड सैंपल गया लेबोरेटरीज में, उसमें देखते हैं कि क्या आपके अंदर इसकी एंटीबॉडीज़ है, बस वो इतनी चीज़ देखते हैं। इस ब्लड सैंपल गया, ब्लड सैंपल में एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करते हैं। एंटीबॉडीज़ के बेस पे देखा जाता है कि एंटीबॉडीज़ जनरेट हो गई है, इसका मतलब कोरोना वायरस आपके अंदर है। क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे ही आपके अंदर कोई संक्रमण होगा, इन्फेक्शन होगा, तो उसे लड़ने के लिए आपके अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ अपने आप जनरेट होती है बोन मैरो में से, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उनमें से जनरेट होती है। जनरेट होने के बाद वो आप बाहरी इन्फेक्शन से लड़ती है। तो अगर वो जनरेट हो गई इसका मतलब आपके अंदर इन्फेक्शन भी आ गया, तो ये इस पे फंक्शन करता है, ये टेस्ट ये डिटेक्ट करता है। क्लियर है। रैपिड में अगला टेस्ट आता है एंटीजीन का टेस्ट। इस एंटीजीन टेस्ट में आपसे एक सैंपल लिया जाता है, नोज़ में एक आपसे नोस्टल एक सैंपल लिया जाता है, नाक में आपके एक प्लास्टिक की सीख डाल के वो उसका जो स्लाइवा है वो लिया जाता है और उस स्लाइवा में देखी जाती है एंटीजीन, डायरेक्टली एंटीजीन देखी जाती है, यानी कि क्या इन्फेक्शन है इसके बॉडी के अंदर। हाँ, अगर एंटीजीन डिटेक्ट हो जाती है, वो एंटीजीन को डिटेक्ट करता है किसी भी इन्फेक्शियस एंटीजीन को, तो कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आती है इसमें। बच्चों ये सबसे तेज़ी से होने वाला टेस्ट है और बड़ा पॉपुलर है। इसमें एक नॉर्मल किट होती है, उस किट पे वो सैंपल को डालते हैं और उस पर अगर डबल लाइन आ जाती है तो आप पॉजिटिव हो। देखिए ये बहुत रैपिड है, रिपोर्ट हैंड टू हैंड देता, आपकी आंखों के सामने होता है, आपको विश्वास भी इस पे ज़्यादा होता है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया कि ये जो दौर चल रहा है, यानी कि ये जो मंथ है जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, 3-4 महीने हमारे यहाँ इन्फेक्शियस सीज़न होता है। यहाँ पे संक्रमण होने की बहुत संभावना होती है। इस तरह की बहुत सारे संक्रमण हमारे शरीर में हो जाते हैं, जिसमें हम खांसी जुकाम बुखार गले में खराश इस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो जब आप इस एंटीजीन को टेस्ट करोगे तो जो आपके अंदर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन आ गया उसे लड़ने के लिए कुछ एंटीजीन्स ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगी, तो वो कई बार उन्हें डिटेक्ट करके कोरोना बता देता है। तो ये इसमें प्रॉब्लम है। इसीलिए जो लोग RT-PCR में नेगेटिव आए हैं वो एंटीजीन में बड़ी मात्रा में पॉजिटिव आ रहे हैं। मेरे साथ के ही कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने RT-PCR में लोग नेगेटिव रहे लेकिन एंटीजीन टेस्ट में पॉजिटिव रहे, क्योंकि इन्फेक्शियस टाइम है, इन्फेक्शन कुछ हुआ, एंटीबॉडीज़ आ गई, वो इन्फेक्शन कैसा भी है, कोरोना का छोड़कर कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो डिटेक्ट करती है मशीन, या ये वाला जो टेस्ट है इसमें डिटेक्शन होता है और वो एंटीजीन उसे डेवलप दिखते हैं और वो कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट दे देता है। क्लियर है। एक चौथा टेस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और पहले से एग्जिस्टेंस में था लंबे समय से, ये अब इसका यूज़ किया जा रहा है क्योंकि बीमारी बड़ी तेज़ी से फैल रही है और बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है, तो इन्हें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट किया जाए, इसीलिए इसका यूज़ भी किया जा रहा है। ये है ट्रूनेट। ट्रूनेट में क्या है, देखिए ट्रूनेट टेस्ट जो है ये बेसिकली टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस को डिटेक्ट करने के लिए, या दूसरा HIV जो एड्स है उसे डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था और आज इसका यूज़ कोरोना के लिए भी किया जा रहा है। ये सारे टेस्ट ICMR जो है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जो है, वो अप्रूव करती है और अप्रूव होने के बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे अलाउ करती है। इस तरह के चारों टेस्ट भारत में हो रहे हैं, लेकिन RT-PCR और एंटीजन टेस्ट मोस्ट पॉपुलर है जो आप लोग सब जानते हो। आप सामान्यतः इसे बोलते हो रैपिड टेस्ट
और RT-PCR को आप सामान्यतः कहते हो वो वाला टेस्ट जिसकी रिपोर्ट कई कई दिन में आती है, हैंड टू हैंड नहीं आती। तो ये डिटेक्शन की बात थी, ये मैंने आपको डिटेक्शन के बारे में बताया किस तरीके से इसके टेस्ट होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से क्या हो रहा है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली चीज़ें देख के आया हूँ, इसलिए मैं आपको ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। तो ये सारी बातें हुई हमारी टेस्टिंग को लेके, और आई होप कि टेस्टिंग को लेके कोई आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होगा, जो लोग जानते नहीं होंगे उन्हें पता लग गया होगा। अब हम नेक्स्ट फेज़ पे चलते हैं इसके। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया जा चुका है कि कोरोना वायरस का या कोरोना बीमारी का अभी तक कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, वैक्सीन तो है ही नहीं, इसका कोई कारगर ट्रीटमेंट भी नहीं है। आपको ट्रीटमेंट पता करने के लिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगा एक मेथड के थ्रू। आप जैसे एक शादी में गए और वो शादी बहुत बड़े आदमी की शादी है और बहुत सारे उसमें डिशेस बने हैं, बहुत तरह का खाना बना है। ऐसी स्थिति में जब आप पहुंचते हो तो आप एक प्लेट लेते हो और उस प्लेट में थोड़ा सभी डिशेस रख लेते हो। जब तक वो प्लेट फुल ना हो जाए वो सारी डिशेस आप उसमें रखते जाओगे। उसके बाद आप टेबल पे जाके बैठोगे और फिर खाना स्टार्ट करोगे। तो आप टेस्ट करोगे कि कौन सा डिश किस तरीके का है, कैसा उसका टेस्ट है, कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं। जो आपको अच्छा नहीं लगेगा उसे आप छोड़ दोगे, जो आपको अच्छा लगेगा आप उसे खा लोगे या इनटेक कर लोगे। क्लियर? तो इसी तरीके से कोरोना का भी ट्रीटमेंट हो रहा है, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। देखिए बहुत सारी मेडिसिन है, कुछ एस्ट्रोइडिक मेडिसिन है, कुछ जो एंटीबायोटिक्स होती है हमारी वो है, कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए होती है वो मेडिसिन है। वो सारी मेडिसिन का यूज़ किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि किस किस तरीके से इस तरह की बीमारियां जो पहले आई है उन पे जो कारगर बीमारियां कारगर जो मेडिसिन रही है उन मेडिसिन का यूज़ करके आज हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जिसमें से 2-3 मेडिसिन मैं बता देता हूँ आपको। एक पैरासीटामोल यूनिवर्सल है, हर जगह यूज़ हो रही है। दूसरा एजेथ्रोमाइसिन, ये एजेथ्रोमाइसिन से रिलेटेड कोई साल्ट जो कि एक आपको पता ही होगा कि एक एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है, थोड़ी इस तरीके से काम करती है ये, और एक एंटीबायोटिक जो टैबलेट है एजेथ्रोमाइसिन। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारी वैक्सीन्स हैं, बहुत सारी टैबलेट्स हैं जो टीबी, अस्थमा और ऐसी बीमारियों में यूज़ होती थी, वो भी यहाँ पे यूज़ की जा रही है। किसी भी टैबलेट की कोई इतनी गारंटी नहीं है 100% ट्रीटमेंट की। कुछ ऐसी है मेडिसिन जिन्होंने कुछ पे अच्छे तरीके से काम किया है, लेकिन कुछ लोगों के साथ बहुत ख़राब उन्होंने कि इसको बिगाड़ भी दिया है। ये रिपोर्ट है, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा, ये चीज़ें मैंने रिपोर्ट देखी। इन 10 दिनों में मैं चीज़ों को देख रहा था तो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहा था। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या दवाइयाँ भारत में दी जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इसमें क्या क्या काम कर रही है। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब आप बीमार होंगे पूरी प्रैक्टिकल स्टोरी, जैसे ही आपको लक्षण आया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका, अब हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी आपका ज़्यादातर सबसे पहले कोरोना टेस्ट हो रहा है। कोरोना टेस्ट हो रहा है और मोस्टली हो रहा है रैपिड, यानी कि एंटीजीन किट के माध्यम से हो रहा है। तो जब आपका टेस्ट होगा, होने के बाद अगर आप पॉजिटिव पाए गए तो आपके साथ क्या होगा, आपको सेपरेट कर दिया जाएगा। सेपरेट करने के बाद आपसे वो डिटेल लेंगे, आपकी डिटेल लेंगे, आपके फैमिली की लेंगे, आप जहाँ रह रहे हो आसपास जो रह रहे हो उनकी डिटेल लेंगे, और 10-15 लोगों के आपसे नाम पूछेंगे स्पेसिफिकली कि कौन आपके साथ रहा, कौन आपके फ्लैट में है, कौन आपके रूम में है, कौन आपकी बैरक में है, कौन आपके साथ खड़ा हुआ, कौन आपके साथ ड्यूटी कर रहा था। वो सारी चीज़ें मुझसे पूछी और मेरे से नाम लिखते चले गए। उसके बाद आपके, यानी कि मेरे भी इस तरीके से वो मेरे कागज़ बन गए। कागज़ बनने के बाद सब कुछ ऑनलाइन इसमें चल रहा है, हैंड टू हैंड रिपोर्ट इन्हें भेजनी पड़ती है लखनऊ, ताकि डे टू डे हमारे पास डाटा आ सके, स्टैटिक आ सके, हम एनालिसिस अच्छे तरीके से कर सके सिचुएशन की। वहाँ से कोड आता है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में जॉब कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, तो उत्तर प्रदेश स्टेट जो कर रही है इसके लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप कि पूरे इंडिया में इसी तरीके से चल रहा होगा, क्योंकि ये सेंट्रलाइज डाटा ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम कर रहा है। खैर, उसके बाद जब ये रिपोर्ट चली जाती है तो जो अथॉरिटी है या कंट्रोल रूम है, स्टेट का कंट्रोल रूम है, वहाँ से कोड आता है और एम्बुलेंस के लिए आप अप्लाई कर देते हो, एम्बुलेंस आपके पास आ जाती है, वो कोड आ जाता है। कोड जनरेट होने के बाद एम्बुलेंस आपको ले जाती है आइसोलेशन, और यहाँ से आपका एक
सफ़र शुरू होता है आइसोलेशन का। ये आइसोलेशन 7 से 10 दिन के बीच का हो सकता है, अलग अलग राज्यों में अलग तरीके से रख रखा होगा। तो मैं जैसे आइसोलेशन में लगभग 10 दिन रह के आया हूँ। 9वें दिन शाम को मेरी छुट्टी हो गई थी, डिस्चार्ज कर दिया था मुझे। तो आइसोलेशन में ले जाते हैं। आइसोलेशन है क्या? बेसिकली एक हॉल हो सकता है, जैसे वार्ड जिसे हम जनरली कहते हैं, ये एक बड़ा रूम हो सकता है, उसमें कुछ बेड्स होते हैं और डिस्टेंस पे वो बेड पड़े रहते हैं, उन बेड्स पे पेशेंट को रखा जाता है। उस रीजन में, यानी कि उस पूरी प्रेमिसेस में जहाँ पे आपको पेशेंट को रखा गया है, वहाँ कोई अलाउ नहीं होता। कोई डोर होता है, एंट्रेंस होता है, उस एंट्रेंस पे बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं और वहीं से ही दूर से ही डॉक्टर आपको ट्रीट करते हैं। अगर डॉक्टर आपके पास आएंगे, जैसे दिन में एक बार आ जाते हैं, तो पीयूवी किट पूरी जो वो पॉलीथीन से पूरी पहन के आएंगे, गाउन पूरा पहन के आएंगे और तेज़ी से वो उसे ट्रीटमेंट करते हैं या चेकअप करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक पहन के आप रह नहीं सकते, उसमें दम घुटने लगता है उस पीयूवी किट में। खैर, तो इस तरीके से होता है आपका ट्रीटमेंट हो। आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो दूर से ही अवेलेबल हो जाती है, वो रख के चले जाते हैं और आप ले लेते हो उनसे। आइसोलेशन 2 तरह का होता है। आइसोलेशन एक तो प्राइवेट आइसोलेशन, होम आइसोलेशन जिसे बोलते हैं, एक होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से आइसोलेशन होता है। होम आइसोलेशन का पहले ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन आ गया है, क्योंकि आइसोलेशन वार्ड्स हमारे पास कम है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इन्फेक्टेड हो रही है। इसीलिए जिन लोगों के घर पे एक सेपरेट रूम है और सेपरेट वॉशरूम है, तो वो होम आइसोलेशन हो सकता है। वो घर में अलग रहेगा, सबसे बंद रहेगा उस कमरे में और अलग बर्तन में खाएगा, अलग तरीके से ही पूरी उसकी सेपरेट एक व्यवस्था होगी लगातार 7 से 10 दिन तक। कुछ दवाइयाँ गवर्नमेंट दे देती है उसे, वो दवाइयाँ बता देती है किस तरीके से लेनी है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है वो सारी चीज़ें और वो जाकर अपना घर पे आइसोलेट हो जाता है। इस दौरान अगर 10 दिन तक उसे कोई लक्षण नहीं आया और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो उसे फिर उसके बाद वो उस आइसोलेशन से बाहर आएगा और बाहर आने के बाद क्वारंटाइन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्या? तो आइसोलेशन एक तरह का ये हुआ। दूसरा सरकारी आइसोलेशन होता है। इसमें क्या होता है, जिन लोगों के पास सेपरेसी नहीं है या जो जॉब में हैं या घर से बाहर है, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, नौकरी में हैं, और आइसोलेशन का ऐसा कोई एक जरिया नहीं है, क्योंकि जो नौकरी कर रहे हैं तो साथ में नौकरी करनी पड़ती है, ऑफिस सेपरेट नहीं होता, सब लोगों को मिलना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हो जाती है, एक साथ रहते हैं, खाते हैं, मैसेज होती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ पर आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है, इंडिविजुअल आइसोलेशन। इसीलिए गवर्नमेंट आइसोलेशन में ही जाना चाहिए। मेरी अपनी पर्सनल राय ये है, जिनके पास सच में रियलिटी में आपके पास अगर सेपरेसी नहीं है, सेपरेट रूम, सेपरेट वॉशरूम, सेपरेट वॉश बेसिन और सेपरेट फूडिंग आपके पास नहीं है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नहीं है तो आपको गवर्नमेंट आइसोलेशन में ही जाना चाहिए, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। गवर्नमेंट आइसोलेशन में अब 2 तरीके से वो कर रहे हैं आइसोलेट। एक तो गवर्नमेंट प्रेमिसेस में, यानी कि सरकारी अस्पतालों में, सरकारी स्कूलों में आइसोलेशन वार्ड बना रखे हैं, या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से टाइप कर रखा है गवर्नमेंट ने, क्योंकि अभी सब कॉलेजेस बंद है, तो उन कॉलेजेस की बिल्डिंगों को लेके वहाँ पे आइसोलेट कर रहे हैं। तो देखिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आपको आइसोलेट किया गया, उसमें फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर हम कंपेयर करते हैं कि कोई गवर्नमेंट की किसी बिल्डिंग में, किसी स्कूल में, किसी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की आइसोलेट कर रखी है, वहाँ थोड़ी लिमिटेड होती है। हालांकि बहुत सुधार किया है गवर्नमेंट ने, फिर भी प्राइवेट में एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और साफ़ सफाई आपको ज़्यादा मिलेगी। बात कर लेते हैं उस आइसोलेशन में आपके साथ होता क्या है। डेली रूटीन में आपको बता देता हूँ एक बार। जब आप आइसोलेशन में पहुँचते हो तो इस आइसोलेशन में एक पूरा रूटीन होता है, चार्ट होता है, डाइट चार्ट होता है और आपका मेडिसिन चार्ट होता है। आपका चेकअप होकर आप अंदर चले गए, जाने के बाद वो आपको एक डिस्पोजेबल बेडशीट दे देते हैं, एक जग दे देते हैं पानी पीने के लिए, और कुछ सैनिटाइज जो एलिमेंट्स है, जैसे कि आपको एक सैनिटाइज़र या 2 तरह की साबुन भी दे देते हैं, और इस तरह की आपको ज़रूरत की चीज़ें दे देते हैं। जब आप एक चीज़ सब लोग आप ध्यान रखिए, अगर आप आइसोलेट होते हो सरकारी वार्ड में, तो कुछ आवश्यक वस्तु अपनी ज़रूर ले जाना, बेफिजूल का चीज़ें बिल्कुल नहीं ले जानी। गर्म पानी मिलता है, खाना मिलता है, ये सब मिलता है वहाँ पर, ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या है, ओढ़ने के लिए आप चादर ले सकते हो, इसके अलावा आप अपने कपड़े ले सकते हो, चप्पल स्लीपर्स ले सकते हो,
ठीक है ना, वो सारी चीज़ें। और आप एक गिलास, चम्मच, छोटी कटोरी, इस तरह की चीज़ें ले सकते हो, क्योंकि वो खाना देते हैं तो डिस्पोजल्स में खाना देते हैं। अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं होते तो अपने बर्तन यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद सुबह जो मैं आइसोलेशन में था तो मेरे साथ जो हुआ और हमारा जो आइसोलेशन था, उस आइसोलेशन में क्या प्रोसेस था वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो सुबह ही आपके पास 8:30 बजे के आसपास चाय आ जाती है और नाश्ता आ जाता है। इस नाश्ते में जो मैंने एक्सपीरियंस करा, 4 चीज़ें हमें मिलती थी। या तो आलू पूरी, या इसके बाद फ्राइड राइस जैसे पुलाव बोलते हैं, या उसके अलावा चाय पकौड़ी या चना मसाला। तो एक बात और मैं बता दूं आपको लग रहा होगा कि इतनी चटपटी चीज़ें नाश्ते में मिल रही है और ये तो कैसे हो रहा है। तो देखिए, इसमें खाने पीने का कोई परहेज़ नहीं होता। ठंडी चीज़ें आपको नहीं खानी, बस जो जिसका तासीर ठंडा है, ठंडा पानी नहीं पीना, ठंडी आइसक्रीम नहीं खानी, ठंडा दूध नहीं पीना, जिसका तासीर ठंडा है वो चीज़ आपको नहीं खानी, गर्म चीज़ आपको खानी है। ये इसका बेसिक परहेज है, ठीक। तो जो भी खाने पीने को मिलता है आपको खाना चाहिए वहाँ पे। उसके बाद नाश्ते के बाद लगभग 11 बजे के आसपास एक काढ़ा आ जाता था। 1 कप काढ़ा मिलता था। उस काढ़े को पीने के बाद लगभग 12:30 बजे के आसपास खाना आ जाता था, लंच आ जाता था। लंच में एक सब्जी, एक दाल, 4, 5, 6 रोटियां और थोड़े चावल, अचार और थोड़ा सलाद। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जिस आइसोलेशन में अगर आपको नींबू नहीं मिल रहा तो आप उनसे डिमांड कीजिए। नींबू विटामिन सी इसके ट्रीटमेंट में कारगर है, सिद्ध हुआ है, प्रूफ हुआ है। तो विटामिन सी की मात्रा आप बढ़ा लीजिए उसमें, ठीक है, खासतौर से नींबू को या हरी मिर्च को, ठीक है। उसके बाद फिर शाम को 5 बजे काढ़ा आ जाता था, 1 कप काढ़ा आ जाता था। फिर शाम को 8 बजे के आसपास खाना आता था, और जो डिनर में वही एक दाल, एक सब्जी, रोटी और जो राइस, इसके अलावा प्याज, नींबू, ये सारी चीज़ें आ जाती थी। तो देखिए, खाने पीने की आप देख रहे होंगे जो मैंने बताया शेड्यूल, उस खाने पीने के शेड्यूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको जैसा घर में मिलता है ऐसा ही मिलेगा खाना। ठीक फूडिंग होती है, नॉर्मल फूडिंग होती है, ख़राब फूडिंग नहीं है। एटलीस्ट जो आइसोलेशन मैंने देखा है या मैंने जो सुना है इधर उधर और आइसोलेशन, उसमें गवर्नमेंट जितना हो सकता है अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रही है। एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ कि एक तो स्टेट कंट्रोल रूम होता है, एक डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम होता है। तो दोनों से ही आपके पास दिन में 2 फ़ोन आते हैं रेगुलरली, वो फीडबैक लेते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसमें मैंने भी एक बार कंप्लेन की थी। फूडिंग में जैसे कि नींबू नहीं था तो मैंने उसकी कंप्लेन की थी। एक बार साफ़ सफाई की मैंने कंप्लेन की थी कि 2-3 दिन हो गए झाड़ू नहीं लगी या वॉश नहीं हुआ वॉशरूम वगैरह। तो उसमें तुरंत उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी और उन्हें गाइड किया था कि आप जाके ये काम रेगुलर करिए, तो काम हो रहा है, ठीक है। ये आप कर सकते हो। इसके अलावा जब आप आइसोलेशन वार्ड में रहोगे तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, भूत नहीं है वहाँ पे, और ना आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि एक लोग हमारे साथ के डिपार्टमेंट के थे, वो कह रहे मैं तो आइसोलेशन में नहीं जा रहा, डॉक्टर किडनी निकाल रहे हैं और ऑर्गन्स निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इवन आपके आसपास कोई आता नहीं है, आपसे लगभग 10 फुट दूरी पे ही रह के ट्रीटमेंट हो रहा है। और अगर कोई आता है, स्पेसिफिक डॉक्टर आएगा, तो वो पीयूवी किट पूरी तरीके से पहन के आते हैं। और हर आइसोलेशन वार्ड में कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि बच्चे, लेडीज़, फैमिली सब लोग वहाँ पे होते हैं। हालांकि सबका सेपरेट इन्होंने बनाया हुआ है, फैमिली और लेडीज़ का एक, जेंट्स का एक अलग, और इस तरीके से आइसोलेशन वार्ड इन्होंने बनाए हुए हैं। तो अच्छी चीज़ें प्रोग्रेस हो रही है इस दिशा में और अच्छे से ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आइसोलेशन में घबराने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और, कुछ लोग क्या होते हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो सोचते हैं प्राइवेट काम कर रहे हैं कि जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो सरकारी लोग हैं, उनका तो खैर ना सैलरी कटने की ना नौकरी कहीं जाने की, तो कितने दिन भी आइसोलेट में रहे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा तो काम धंधा बच जाएगा, नौकरी चली जाएगी। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें एग्जेम्प्ट कर रही है आपको, कि बहुत रिलैक्सेशन दे रखा है। अगर आप कोविड पेशेंट है, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत उसमें नहीं है। प्राइवेट में भी मिसयूज़ नहीं करना आपको, लेकिन जितना यूजेबल है उतना आपको करना है। और सबसे पहले अपनी जान है, अपनी सेफ्टी है, अपना बचाव है, और अपने से ज़्यादा अपनों का बचाव है। अपने बीवी बच्चे, अपने अड़ोसी पड़ोसी, यार दोस्त जिनके आप साथ रह रहे हैं, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हैं। एक चीज़, अगली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 7 दिन या 10 दिन आइसोलेट होने के बाद
फिर मेरा डिस्चार्ज हुआ जब मैं, तो डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने मेरी टेस्टिंग करी और टेस्टिंग करने के बाद मुझे डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज करने के बाद मुझे एक गाइडलाइन दी कुछ कि आपको 14 डेज़ के लिए आइसोलेटिव रहना होगा, या क्वारंटाइन जिसे हम कहते हैं, क्वारंटाइन आपको रहना है। इसका मतलब हो गया आपको थोड़ा सब लोगों से अलग रहना होगा, और इस दौरान आपको दवाइयाँ कुछ नहीं लेनी, केवल आपको क्या होता है गर्म पानी पीना है और काढ़ा वगैरह नॉर्मल डाइट लेनी है। ऑब्जर्वेशन देखना, आप अपने आप को फील करना कैसा फील कर रहे हैं आप। मैं आपको बता दूं मेडिसिन रूटीन के बारे में मैं आपको बताना भूल गया। तो आइसोलेशन वार्ड में 2 बार डॉक्टर आते थे, एक बार सुबह एक बार शाम को। डॉक्टरों की पूरी टीम आती थी, उसमें वो हमें दवाई देते थे और लगभग 4 गोलियां वो हमें देते थे। एक पैरासीटामोल, क्योंकि मुझे फीवर भी था तो पैरासीटामोल भी रेगुलर देते थे। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन साल्ट और एक मल्टीविटामिन की और एक एंटी एलर्जी की, जैसे गले में कोई एलर्जी है या और कहीं कोई एलर्जी है तो उसकी मेडिसिन हमें दी जाती थी। सुबह शाम वो मेडिसिन लेनी होती थी, एक मेडिसिन दोपहर में भी लेनी होती थी। इस तरीके से पूरा ट्रीटमेंट चलता था। हालांकि कुछ दिन बाद 4 दिन जब मैं आइसोलेट रहा तो 5वें दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आयुष मंत्रालय की तरफ से देसी और यूनानी दवाइयों की सप्लाई भी आने लगी थी। देसी और यूनानी दवाइयों की जो सप्लाई आई, मुझे ऐसा लगा कि वो ज़्यादा बेटर कारगर रही, क्योंकि उसमें एक अणु तेल होता था। आप लोग नोट कर लीजिए, अणु तेल ये बाबा रामदेव जी का, पतंजलि का जो है, उनका भी अवेलेबल है मार्केट में और उन्हीं का ये फॉर्मूला है। तो अणु तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अणु तेल क्या होते हैं, आपको नाक में एक एक बूंद डालना होता है और ऐसे लेटना होता है कुछ टाइम के लिए। तो उससे बड़ा रिलीफ मिला मुझे, क्योंकि मेरा बुखार सही हो गया था और मुझे खांसी वगैरह नहीं थी, लेकिन मुझे थोड़ा कोल्ड था, लगातार 3-4 दिन तक बना रहा था। तो उस कोल्ड से बचने के लिए मैंने जब वो लगाया, वो तेल यूज़ करा, तो अगले दिन मेरा कोल्ड लगभग सही हो गया था। आयुर्वेदिक दवाइयों में मुझे ठीक लगा, ज़्यादातर अणु तेल मैंने एक्सपीरियंस करा। इसके अलावा जो आप लोग अपने घर पे भी जो गिलोय की बेल होती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देसी चीज़ मुझसे ज़्यादा आपकी फैमिली के बड़े लोगों को पता होगी, उनकी राय पे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, प्रिकॉशंस बताना चाहूँगा। आप काढ़ा तो ज़रूर पी रहे होंगे, काढ़ा किसका लेना है देखिए, ये भी देखना है। एक मार्केट में अवेलेबल है आयुष मंत्रालय का, वो भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप अपने घर पे बनाओ। ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। देखिए, काली मिर्च, लौंग, अदरक, इलायची और तुलसी, ये बेसिक चीज़ 5 चीज़ आप डाल के उसे पकाते हो। अगर आप 1.5 गिलास पानी लेते हो तो वो आधा गिलास हो जाना चाहिए, इतना पकाना होगा। यानी कि 1/3 बच जाना चाहिए, इतना आपको पकाना होगा। उस पकाने के बाद आप उस काढ़े का सेवन कर सकते हैं। आप ध्यान रहे कि उसमें मीठा जो आप डालेंगे, चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और शहद का सबसे अच्छा है, शहद का आप इस्तेमाल करें। खासतौर से वो लोग जो फैटी हैं, मोटे हैं थोड़े से, उनका फैट भी इस दौरान कम हो जाएगा। क्लियर है। पूरे दिन आप गर्म पानी का ही सेवन करें। गर्म पानी का सेवन भी ऐसे नहीं करना कि